नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम निफ्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपीएससी एएसओ की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉमर्स वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स वाला कंपल्सरी स्टैटिक्स पार्ट है, उसको भी हम लोग लेके चल रहे हैं साथ में। तो आप दोनों वीडियो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और साथ ही आप लोग आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं ऊपर। तो दोस्तों, आज हम लोग कॉमर्स का ही एक टॉपिक जो आपका सिलेबस है, वो आपका सेंट्रल बैंक के बारे में दिया हुआ है और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के बारे में दिया हुआ है। तो आपके सिलेबस में इतना ही दो चीज है, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस के नाम से। तो आज हम लोग इसी सेंट्रल बैंक के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों हम लोग सेंट्रल बैंक के बात करने से पहले अगर हम लोग बात कर लें कि बैंक शब्द क्या है या बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे बैंक शब्द यहाँ तक आया है, तो इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग चर्चा कर लें तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बैंक जो आपका ये शब्द है वो इंग्लिश शब्द है और ये शब्द किन किन रूपों से होके आया है, तो अगर हम लोग इसको देख लें तो दोस्तों, सबसे पहले ये बैंक जो है वो बैंको शब्द से आया है, जो आपका एक इटालियन वर्ड है। वो इटालियन वर्ड आपका बाद में फ्रेंच वर्ड के बैंकी शब्द से कन्वर्ट होके आज बैंक का ये जो इंग्लिश वर्ड है बैंक हुआ के आया है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा एक ये कहानी टाइप की हिस्ट्री है, इसको भी अगर सुन लें तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो ये बैंको शब्द है वो आपका कहाँ से आया, होता क्या था दोस्तों कि इटली में जो व्यापारी हुआ करते थे, जो मुद्राओं का लेन देन किया करते थे या मुद्राओं में काम किया करते थे, वो जिस बेंच पे बैठ के काम किया करते थे उसी को हम लोग बेंच शब्द जो है, उस बेंच से ही ये बैंको शब्द आया। और इस बैंको से ये जो शब्द है ये फ्रेंच के शब्द में कन्वर्ट हुआ और फ्रेंच में ये आपका प्रारूप फैलने लगा था, यानी ये क्रियाविधि या कार्यवाही जो आपकी बैंक की है जैसी, वो आपका फ्रेंच में फैला और फ्रेंच में इसे आपका बैंकी शब्द से कहने जाने लगा ही। तो ये बैंकी से ही आज इंग्लिश वर्ड जो आपका बैंक बना है वो इन रूपों से कन्वर्ट होके आपका आज जो बैंक है वो इन रूपों से होके कन्वर्ट होके बना। तो ये तो दोस्तों ये एक इतिहास है जिसपे आप कह सकते हैं कहानी है। इसकी बहुत सी कहानी आप अलग अलग सुने होंगे या पढ़े होंगे। और अगर हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात कर लें थोड़ा सा, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग बैंक की जो आज का ट्रेडिशंस वर्क है या कह सकते हैं आज का जो ट्रेडिशन वर्क बैंक करते हैं, वो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले आपका हॉलैंड में 1609 में एक बैंक स्थापित की गई थी जिसका नाम था बैंक ऑफ एम्स्टर्डम। इसी बैंक में सबसे पहले बैंकिंग क्रियाविधि एक तरीके से ऑफिशियल रूप में चालू किया गया था। तो ये तो दो कॉन्सेप्ट थे आपके बैंक के किन शब्दों से गुजर के हुई है आपकी, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट का आपका बैंक जो है वो कहाँ से आपका शुरू हुआ था। तो ये तो आपका बैंक शब्द का हो गया। अब अगर हम लोग बात कर लें थोड़ा सा टाइप्स ऑफ बैंक क्या है, अगर हम लोग को यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो आपका तो सिलेबस यहाँ पे सेंट्रल बैंक पे फोकस किया गया है, पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंक या बैंकों के जो अलग अलग रूप हैं उनको भी थोड़ा सा समझ लें। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका कुल इतने रूपों में हम लोग बैंकों के यहाँ बांटे हैं। एक है आपका कॉमर्शियल बैंक, दूसरा आपका इंडस्ट्रियल बैंक है, एक कोऑपरेटिव बैंक होता है। दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग रूप जो हैं वो जरूरी नहीं है कि आपके सारे रूप आपको अलग अलग बुक में एक ही तरह मिले, कुछ बुक में कुछ ज़्यादा होंगे कम होंगे, पर नॉर्मली हम लोग यहाँ पे जो बांटे हुए हैं वो आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक है, रूरल रीजनल बैंक है, फॉरेन एक्सचेंज बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है और आपका जो सिलेबस में है वो सेंट्रल बैंक। तो ये तो आपके कुल टाइप्स ऑफ बैंक हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लें कि कैसे बैंक क्या क्या है ये सब, तो कॉमर्शियल बैंक दोस्तों सभी लोग आप लोग जानते हैं, कॉमर्शियल बैंक वही बैंक होते हैं जो आपके व्यापारिक गतिविधियां करते हैं या क्या कहते हैं जनताओं से अल्पकालीन जमाएं स्वीकार करते हैं या कह सकते हैं शॉर्ट टर्म डिपॉजिट लेते हैं और आपका शॉर्ट टर्म ही ये लोग लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं। और ये आपके जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं ये दो तरीके से होते हैं, या तो आपके क्या होते हैं शेड्यूल 2 में रजिस्टर्ड होते हैं या शेड्यूल 2 में नहीं होते हैं। ये शेड्यूल 2 क्या है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो
आपका एक्ट है उसमें एक शेड्यूल 2 दिया गया है, उसमें आपके उल्लेखित किए गए शेड्यूल 2 में जो बैंक होंगे उनको क्या-क्या सुविधाएं दी जाएंगी और उनको रजिस्टर करने के लिए क्या-क्या आपकी प्रोविजंस है वो उसमें दिए हुए हैं शेड्यूल 2 में। तो इसीलिए हम लोग उसको शेड्यूल 2 और शेड्यूल 2 नॉट शेड्यूल 2 बैंक भी बोलते हैं। तो इस तरीके से कॉमर्शियल बैंक होते हैं। जनरली आप लोग जो भी बैंक अभी तक आपके जितने भी जिस बैंक में खाते होंगे वो सारे शेड्यूल 2 में हैं और जो भी आपके आज नेशनलाइज्ड बैंक है सारे आपके क्या है शेड्यूल 2 या शेड्यूल 2 में रजिस्टर्ड बैंक ही हैं। और अगर एक और चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे देख लें, कॉमर्शियल बैंक भी 2 तरीके से होते हैं। अगर इनके टाइप्स देख लें तो एक होते हैं आपके ब्रांच बैंक और एक होते हैं आपके यूनिट बैंक। तो यूनिट बैंक और ब्रांच बैंक क्या होती हैं? दोस्तों होता क्या है कि जिन बैंक का मुख्य कार्यालय कहीं और होता है और उसके ब्रांच हर जगह क्या होते हैं? फैले होते हैं, उसी को हम लोग ब्रांच बैंक की संज्ञा देते हैं। और जो आपके यूनिट बैंक होते हैं वो क्या होते हैं? केवल एक कार्यालय ही होते हैं और एक ही कार्यालय में सारे काम होते हैं, एक ही जगह स्थापित होते हैं। ये जनरली आपके सऊदी में ज़्यादा डेवलप हुए थे पर इंडिया में ये सक्सेस नहीं हो पाए थे यूनिट बैंक। और ये आपका आंध्रा में एक बैंक एस्टेब्लिश किया गया था पर वो भी सक्सेस नहीं हो पाया था। तो इस तरीके से दोस्तों ब्रांच बैंक एक होते हैं कॉमर्शियल बैंक में, एक यूनिट बैंक होते हैं। और कॉमर्शियल बैंक क्या होता है नॉर्मली आप लोग समझ ही गए होंगे, जो अल्पकालीन निक्षेपों को या डिपॉजिट को स्वीकार करते हैं और शॉर्ट टर्म लोन ही प्रोवाइड करते हैं। ऐसे सभी बैंक को हम लोग कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा आपका है इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक अगर हम लोग चर्चा कर लें तो दोस्तों होता क्या है, कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं शॉर्ट टर्म ही क्या करते हैं व्यापारियों को या जो आपके ट्रेडर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म ही लोन प्रोवाइड कर पाते हैं। बट जो आपकी कंपनियां हैं फर्म्स हैं वो शॉर्ट टर्म लोन से ही क्रियान्वित नहीं हो सकती, फंक्शनेट नहीं होती हैं। तो उनके लिए क्या होता है लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत पड़ती है। तो जो इंडस्ट्रियल बैंक क्या करते हैं इन लॉन्ग टर्म लोन्स को प्रोवाइड करती हैं और लंबे समय के लिए, जैसे कि आपका 3 से 5 साल और 10 साल 25 साल या लंबे समय के लिए ये लोग क्या करते हैं लोन प्रोवाइड करते हैं आपके फर्मों को, कंपनियों को। और साथ ही ये लोग क्या करते हैं कंपनी और फर्म की जो शेयर्स है, डिबेंचर्स हैं, इनको भी जनता के थ्रू जनता के पास इशू करते हैं, जनता से इसको परचेज करने के लिए कहते हैं। और साथ ही अंडर राइटिंग का जो काम होता है ये भी कंपनियों के ये लोग करते हैं। तो इंडस्ट्रियल बैंक नॉर्मली क्या होती हैं वो सामान्य लोगों के लिए नहीं होती हैं, जैसे कि हम लोग आप लोग हैं वो हम लोगों के लिए नहीं होती है नॉर्मली। ये सब बड़े बड़े कंपनियों फर्मों के लिए होती हैं जो उनको लोन्स प्रोवाइड करती हैं और लॉन्ग टर्म ये निक्षेप या लॉन्ग टर्म ही डिपॉजिट स्वीकार भी करती हैं। जैसे 5 से 10 साल के लिए ही ये क्या करते हैं डिपॉजिट स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि ये लोन भी जो देती हैं वो क्या होती है 5 से 10 साल के लिए देती हैं या इससे लंबे अवधि के लिए देती हैं। तो इसीलिए डिपॉजिट भी ये लोग क्या करते हैं शॉर्ट टर्म ही, अरे शॉर्ट टर्म नहीं स्वीकार करके लॉन्ग टर्म ही स्वीकार करती हैं। तो ये तो इंडस्ट्रियल बैंक हो गया। कुछ इंडस्ट्रियल बैंक जो इंडिया में सबसे पहले स्टेब्लिश किए गए हैं उसका आप लोग नाम अगर जानते हैं तो एक आपका है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कोऑपरेशन, जो आपका क्या हुआ था 1948 में स्टेब्लिश किया गया था। और इसी तरह आपका एक स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी, ये भी 1948 में स्टेब्लिश की गई थी। फिर आपका सबसे फेमस नाम आप लोग जानते होंगे आईसीआईसीआई, ये भी एक क्या थी इंडस्ट्रियल बैंक थी जिसे 1955 या 56 में आपका इसको देख लीजिएगा 55-56 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। और साथ ही आपका एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसे आपका 1964 में स्टेब्लिश किया गया था। तो ये कुछ आपके इंडस्ट्रियल बैंक हैं जो आपके भारत के आज़ाद होने के पश्चात ये पहल की गई थी, इंडस्ट्रियल को डेवलप करना था तो वहाँ पे इन बैंकों को भी इस्टेब्लिश करके इंडस्ट्रियल को ग्रो करने के लिए स्थापित किया गया था। तो ये तो आपके कुछ इंडस्ट्रियल बैंक थे। अब अगर हम लोग कोऑपरेटिव बैंक की बात कर लें तो आप सभी लोग देखे होंगे जो भी रूरल होंगे या आपके शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते होंगे तो वहाँ पे आप लोग कोऑपरेटिव बैंक देखे होंगे। वहाँ पे ये बैंक क्या करते हैं कि ये अलग अलग स्तर पे कार्यरत होते हैं। जैसे कि आपका जो प्राइमरी लेवल पे होते हैं या ग्रामीण स्तर पे जो होते हैं वहाँ पे होता क्या है कि कुछ लोग आपस में समिति बना लेते हैं जिसे हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। उस सोसाइटी में जितने लोग इस सोसाइटी के मेंबर्स बनते हैं वही निक्षेप लेके आते हैं, वही पूंजी जुटाते हैं, वही सब कुछ यहाँ पे कार्य करके आपस की ज़रूरतों को जब कभी ज़रूरत पड़ती थी तो इसी से आप लोग ये आपस में ही अपनी ज़रूरतों को पूरी कर लेते थे। और इससे क्या होता था कि एक जो आपका कोऑपरेटिव सिद्धांत है कि एक
सबके लिए, सब एक के लिए, ये आपका कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स ही है। तो इसी प्रिंसिपल पे ये लोग वर्क करते हैं, जो कि आपका प्राइमरी लेवल पे होता है। फिर आपका जो इससे ऊपर होता है वो आपका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है, जो आपका जिला स्तर पे होता है या सिटी स्तर पे होता है। तो इसे हम लोग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। ये क्या होती हैं, इससे थोड़ा सा अप होती हैं, अपर होती हैं, और इनके पास ज़्यादा निक्षेप होता है, ज़्यादा क्या कहते हैं पूंजी होती है। तो ये थोड़ा सा अपर स्तर होते हैं, और प्राइमरी स्तर को जो कभी कभी जरूरत पड़ती भी है लोन वगैरह की, तो ये आपके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से मांगते हैं। और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर एक और कोऑपरेटिव बैंक होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो अगर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को कोई जरूरत होती है तो वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से मांगती है। और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सबसे ऊपर क्या होती है, आपकी नाबार्ड होता है, या आप जानते ही होंगे जो आपके कृषियों को जो लोन्स प्रोवाइड होती है वो नाबार्ड के थ्रू प्रोवाइड होती है। और नाबार्ड और सेंट्रल बैंक दोनों ये आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को सपोर्ट करती हैं। तो ये तो आपके कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को डिटेल में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा आप लोग इसकी चीज़ों को थोड़ा सा रुचि के साथ जानते रहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी क्वेश्चंस क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये क्या होते हैं। तो होता क्या है कि जो कृषियों की अल्पकालीन ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि आपके व्यापारियों की अल्पकालीन ज़रूरतें कॉमर्शियल बैंक करते हैं और लॉन्ग टर्म आपके इंडस्ट्रियल बैंक करते हैं, उसी तरह कृषियों की जो आपकी अल्पकालीन या शॉर्ट टर्म लोन्स होती है वो आपके कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल क्या कोऑपरेटिव बैंक क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बट आपके जो लॉन्ग टर्म लोन्स किसानों के होते हैं या कृषकों के जो लॉन्ग टर्म जरूरतें होती हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए आपके लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। और ये बैंक भी आपके क्या होते हैं, कृषकों के नेचर्स क्या होते हैं, व्यापारियों से अलग होते हैं या व्यापार से अलग होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इस लैंड डेवलपमेंट बैंक जो इनको प्रोवाइड करते हैं वो उनके कृषियों की भूमि को आपका मॉर्टेज करके इनको भूमि के उपलक्ष्य में ही इनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। और ये जनरली आपके जो किसान वर्ग होते हैं वो अपने खेतों के कुछ उपजाऊपन बढ़ाने के लिए, या आपके जो प्लांट्स हैं या ट्रैक्टर्स हैं या मशीनरी हैं उन सबको परचेज करने के लिए जनरली ये लोग लॉन्ग टर्म लोन्स लैंड डेवलपमेंट बैंक से लेते हैं। तो जो आपके लैंड डेवलपमेंट होते हैं ये भी आपके 3 से 5 साल की अवधि के लोन देते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म होता है, और 5 से 10 साल के भी लोन ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपके लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गए। अब अगर हम लोग रूरल रीजनल बैंक की बात कर ले, तो ये आपके जो आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, ये एक नया विचारधारा ही है कि हम लोगों को आप क्या कहा गया था कि गांव को भी क्या करना है, बैंकिंग के धाराओं से जोड़ना है। तो इस बैंकिंग के धाराओं से जोड़ने में रूरल रीजनल बैंक का बहुत अच्छा रोल था। और यहाँ पे बैंक के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे वो इस बैंक से जुड़ के बैंकिंग सेक्टर्स के क्रियाविधियों से जुड़ने में सहायक हुए थे। तो ये होते क्या है दोस्तों कि ये ग्रामीण स्तर पे कार्यरत होते हैं, और ये भी आपके कोऑपरेटिव बैंक की तरह होते हैं। बट यहाँ पे आपकी जो रूरल रीजनल बैंक होती है वो आपके ग्रामीण क्षेत्र में क्या होती है, अलग अलग ब्रांच के थ्रू ये लोग रहते हैं। और अब तो जनरली हर बैंक का क्या है, एक परसेंटाइल दिया गया है कि आपको ग्रामीण स्तरों पे भी आपको एक रूरल रीजनल बैंक खोलना होगा। तो अब हर बैंक जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं वो सारे बैंकों का एक आपका परसेंटेज के हिसाब से रूरल रीजनल बैंक को भी स्टेब्लिश करना पड़ता है। तो ये आपके कुछ रूरल रीजनल बैंक हो गए। अब हम लोग एक बैंक और होता है आपका जो यहाँ पे दिया है, फॉरेन एक्सचेंज बैंक। ये क्या होते हैं दोस्तों कि जब दो देशों के बीच में क्या होता है, दो देशों के व्यापारियों के बीच में जब व्यापार होता है, तो जैसे कि ये इंडिया का है और ये अमेरिका का है, तो ये व्यक्ति इंडिया वाला इंडिया में मुद्रा चाहेगा, अमेरिका वाला अमेरिका के डॉलर में चाहेगा। तो होता क्या है कि जब इंडिया का व्यापारी कोई चीज एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया का व्यापारी क्या चाहेगा कि हमें रुपए में मुद्रा मिले। तो यहाँ पे क्या करता है, ये अमेरिका का जो व्यापारी होता है वो फॉरेन एक्सचेंज बैंक में क्या करता है, अपना क्या करता है, यहाँ पे बिल्स जो होता है वो आपका एक्सेप्ट करता है कि अगर हमें सामान यहाँ पे मिलेगा तो हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे।
तो यहाँ पे क्या होता है, इस इंडिया वाले बैंक से जो फॉरेन एक्सचेंज बैंक होता है वो यहाँ के बैंक से कांटेक्ट करते हैं कि अगर आपको पैसा मिल जाए तो ये माल या ये गुड्स आप इस व्यापारी को दे दीजिएगा। तो यहाँ पे व्यापारी डॉलर लेके आया और माल लेके चला गया। अब ये बैंक इंडिया वाले बैंक को क्या करेगा, सूचना दे देगा कि आप मुद्रा में या रुपए में क्या कहते हैं डॉलर कन्वर्ट करके दे दीजिए। तो वास्तव में डॉलर तो यही बैंक में रहता है, अमेरिका में ही। इंडिया का बैंक अपने रुपए में उस चीज को कन्वर्ट करके इंडिया के व्यापारी को दे देता है। तो ये जो क्रिया विधि किया जाती है, यही कौन होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बैंक होते हैं जो ये सब काम करते हैं, जो विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जनरली इस बैंक की इस्टेब्लिश की गई थी। और लास्ट में अगर हम लोग एक और चीज देख ले, आपका है इंटरनेशनल बैंक। ये नॉर्मली कोई बैंक नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संस्थाएं होती हैं, जैसे आपका IBRD हो गया, ये आपका इंटरनेशनल आपके जो क्या कहते हैं रीजनल डेवलपमेंट है, ये आपके हो गए। और आपके साथ ही जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गए, यही आपका IMF वगैरह हो गए, ये सभी इंटरनेशनल बैंक के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये तो आपके कुछ मुख्य टाइप्स हो गए। यहाँ पे मेन जो आपका जो टॉपिक था वो आपका सेंट्रल बैंक था। तो अब हम लोग अगर सेंट्रल बैंक के बारे में डिटेल में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, तो मेन चीज आपका वही था। तो हम लोग अगर अब सेंट्रल बैंक के बारे में थोड़ा सा जान ले, तो दोस्तों सेंट्रल बैंक की थोड़ा सा अगर हम लोग हिस्ट्री भी जान ले, इसकी भी हिस्ट्री, तो दोस्तों सबसे पहले विश्व में आपका जो पहला सेंट्रल बैंक था वो 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड, आपका जो सबसे पहला सेंट्रल बैंक था बैंक ऑफ इंग्लैंड था, जो 1694 में स्टेब्लिश किया गया था। और सारे विश्व में अगर सेंट्रल बैंक की जो जरूरत महसूस हुई, वो आपका 1920 में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जब ब्रुसेल्स में एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन हुआ क्यों था, ये भी समझ लीजिए कि हुआ क्या था। जब आपका 1914 से लेकर 1918 तक आपका क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर चला था फर्स्ट। उस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ था, सारे देश क्या हो गए थे, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे। चाहे वो विजेता देश थे या आपके अविजेता देश थे, सभी लोग क्षतिग्रस्त हुए थे। तो उसमें हुआ क्या था कि मुद्राओं के व्यापार में, या कह सकते हैं कि जो देश की मुद्राएं थी उसमें आपकी स्थायित्व नहीं थी, या कह सकते हैं कि देश की मुद्राओं में बहुत ज्यादा क्या था, फ्लक्चुएशन वगैरह चालू हो गया था। तो इस अस्थिरता को कंट्रोल करने के लिए सभी देशों में क्या महसूस किया गया कि सभी देशों के पास क्या होनी चाहिए, एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए जो इस अस्थिरता को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो इसी उद्देश्य से 1920 में आपका एक अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन किया गया था ब्रुसेल्स में, जहां पे क्या रखा गया था, केंद्रीय बैंक की स्थापना निर्णय लिया गया। और सभी बैंक या सभी देशों ने केंद्रीय बैंक को अपने यहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए स्वीकार किया। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें, तो इंडिया में आपका 1935 में ये भारतीय रिजर्व बैंक आपकी स्थापित की गई। और स्थापित करने से पहले भी इसकी बहुत कहानी है, इसको अभी हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो आपका वैश्विक रूप से अगर हम लोग देख लें कि सबसे पहले आपका सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड था, और जो 1694 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया गया था। और कैसे कैसे कारणों से आपका जो सेंट्रल बैंक की नींव रखी गई सभी देशों में, वो आपका मुख्य नींव यही रखा था। और अगर हम लोग भारतीय परिप्रेक्ष्य में देख लें, तो अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में दोस्तों देखें, तो RBI जो आपका सेंट्रल बैंक है, इससे पहले जो भारत में आपका केंद्रीय बैंक का वर्क करता था, तो होता क्या था दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले, या कह सकते हैं हमारे जो सेंट्रल बैंक है, इससे पहले होता क्या था कि जो आपकी मुद्रा निर्गमन का कार्य था, या आपकी पेपर करेंसी जो आपका पब्लिश करने का कार्य था, वो तो आपकी गवर्नमेंट करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। और जो आपका मनी कंट्रोल था या आपके मॉनेटरी कंट्रोल थी, वो आपके इंपीरियल बैंक किया करती थी। इंपीरियल बैंक के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये 3 बैंकों को मिला के बना था, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ चेन्नई और बैंक ऑफ आपका बंगाल। ये 3 बैंक मिलके इंपीरियल बैंक बने थे। तो यहाँ पे दोस्तों इंपीरियल बैंक क्या करता था, आपका मनी कंट्रोल का कार्य करता था। और आपका जो मनी का सर्कुलेशन था, या कह सकते हैं पेपर मनी का सर्कुलेशन था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट किया करती थी। बट इस कारण को या इस कार्य को लंबे समय तक क्या रखा गया, लोगों ने
यहाँ पे 1925 में ही क्या किया गया कि इस तरीके की कार्यवाही पे थोड़ा सा आपकी जो कमीशन थी हिल्टन यंग कमीशन, उन्होंने कहा कि ये दो कार्य को एक कार्य या एक ऐसी संस्था करे जो दोनों कार्यों को एक साथ करे, तभी देश में जो ये स्थिरता है, मौद्रिक स्थिरता है, इसको सही दिशा मिल पाएगी और देश का सही तरीके से विकास हो पाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका हिल्टन यंग कमीशन था या हिल्टन यंग आयोग था, उन्होंने इसका सुझाव दिया था आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और ये वास्तव में आपका क्या हुआ, पारित भी इसी के आपके संसद में इसको लाया भी गया था बिल, बट कुछ कारणों से क्या हुआ 1926 में ये बिल क्या हुआ, वाद विवाद के कारण ये बिल पास नहीं हो पाया और सेंट्रल बैंक भारत में बनना नहीं हो पाया। बट आपका 1929 में फिर एक कमीशन बैठाई गई जिसे सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमीशन ही था। उस कमीशन ने इसको आपका पूर्ण रूप लाने में मददगार हुआ और आपका होते हुआते आपका 1934 में एक बिल पास किया गया जिसका नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जिसने आपके उस बिल के पास होने के बाद, अधिनियम पास होने के बाद ही आपका 1935 से आरबीआई अपना कार्य करने लगा, 1 अप्रैल 1935 से। पर आपका एक पॉइंट यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपका जो 1942 तक क्या था, बर्मा का भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो बर्मा का भी सेंट्रल बैंक था, और 30 जून 1948 तक आपका पाकिस्तान का भी ये सेंट्रल बैंक के रूप में काम कर रहा था। और 1949 में 1 जनवरी 1949 को ये भारतीय रिजर्व बैंक को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। जब ये आरबीआई आपका एस्टेब्लिश था तो इसकी शेयर्स जो थे वो आपके क्या थे, निजी हाथों में थे, बट ये 1 जनवरी 1949 में इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और तब से लेके आज तक ये आपका नेशनलाइज्ड ही है और अपने कार्यों को वो 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू करता चला आ रहा है। तो ये तो दोस्तों आज की कुछ मुख्य बातें थी सेंट्रल बैंक से संबंधित और भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित। अब हम लोग आगे के आपके लेक्चर्स में हम लोग यही देखेंगे कि रिजर्व बैंक के या सेंट्रल बैंक के हमारे क्या प्रिंसिपल्स हैं और आपके क्या इसके वर्क्स हैं या कार्य हैं। इन्हीं दो पे हम लोग का जो फोकस रहेगा नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, और अगर कोई क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।